वर्क पावर एनर्जी के बाद वो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। और अपना हेमंत सर तो शायद रोटेशनल पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं अभी? सेंटर ऑफ मास, पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम वगैरह, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। उसमें System of उसमें particle. सिस्टम ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट मेजर टेस्ट के लिए क्या क्या होगा? वही जो प्लानर में दिया है या कुछ थोड़ा बहुत चेंज वगैरह कुछ है? क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, जैसा केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर भी आ जाएगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम, पूरा थर्मोडायनेमिक्स और एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर ले लेंगे, जिससे थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। मतलब ये तो सब पूरा न्यूमेरिकल बेस हो जाएगा, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थोड़ा सा बच्चे को रिलैक्स कर देगा, है ना। हाँ सर। ये सबको जो है उसका कैलकुलेशंस में फॉर्मूला यूज होते हैं, हमको उसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं ना। नहीं बेटा, उसका डेरिवेशन मतलब सीधे बस तू सी मतलब एज पर इवन फिजिक्स के लिए भी तो ये बहुत ज्यादा डेरिवेशन की याद नहीं रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने फॉर्मूला याद कर लिया कि पॉलीएटॉमिक गैस का क्या है और मोनोएटॉमिक गैस का क्या है। बस उतना ही करना है। अरे उससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा। हाँ, क्योंकि वो डेरिवेशन तो इतने हैं कि याद नहीं, माने समझ नहीं सकते। यस, जितने कम डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी उतना ज्यादा अच्छा है तुझे, है ना। यस सर। ठीक है श्रीधर? यस सर। ओके, ठीक है। सो एज पर थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ इज कंसर्न, इसमें मतलब इस वीक के 2 लेक्चर है हम लोग के पास और एक नेक्स्ट वीक में, है ना। वो खत्म हो जाएगा हमारा, मतलब इस मंथ के एंड तक हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कर लेंगे। ठीक है। सो पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे आगे कुछ स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आज हम लोग को पढ़ना है। एंट्रोपी वाला कुछ टर्म हम लोग को आज पढ़ना है कि एंट्रोपी क्या है ना। और ऑब्वियसली कुछ अगर मेजर टेस्ट के डाउट्स रहेंगे तो वो डाउट्स भी क्लास के एंड में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? मैंने नहीं दिया सर, मैं चला जाऊंगा। तो मेरा एडवांस का टेस्ट जब मैं लिख रहा था, जो लास्ट 10 मिनट बचे तो पूरा वेबसाइट क्रैश हो गया, मैं एग्जिट हो गया। ऐसे केस में तुरंत ही दोबारा टेस्ट लिख लिया करो। तो मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं मेरी वेबसाइट से जो टेस्ट दिया था उसको -20 आए, तो मेरे वेबसाइट पे दिखा रहा है -20। तो रैंकिंग में प्लीज वो मत दिखाइएगा, वरना तो सेम टेस्ट दोबारा लिख लिया करो तुरंत ही, है ना। ठीक है सर। तो ये ऑप्शंस तो याद रहते हैं, तूने कौन से टिक किए तो जल्दी सबमिट भी कर लिया करो उसको। सर कब दोगे सर रैंकिंग? एक बार सर मेरा भी वैसा ही हुआ, 10 मिनट 5 बचे बार थे मेंस का एग्जाम दिया था सर, 5 बार। ओके चलो बस अब कंट्रोल एंड देन हम आगे बढ़ते हैं, है ना। सो जो पढ़ना है हम लोगों को रिलेटेड to let's say thermodynamics second law, first definition is spontaneous process. Spontaneous process, or they also known as feasible process. Spontaneous process or feasible process, मतलब क्या होता है डेफिनेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का? किसी बच्चे को आइडिया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? नहीं। तो the process for which no continuous driving force is required. The process which no continuous driving force is required is known as spontaneous process. एंड ऑब्वियसली जिस प्रोसेस के लिए मुझे कंटिन्यूअस ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो प्रोसेस क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। हाँ सर। अच्छा, जैसा बर्निंग ऑफ कोल इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? Spontaneous. So for example, it is
बर्निंग ऑफ कोल इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। भाई एक बार उसको इग्नाइट करना पड़ेगा और एक बार इग्नाइट कर दिया तो उसके बाद वो जलता ही रहेगा। ये सुनो। हाँ सर, खुद ही एमिट करेगा। Similarly, so it is burning of coal is spontaneous process. You know, another maybe discharging of battery is spontaneous process. You know, flow of water towards downhill is spontaneous process, है ना। So spontaneous process और आसान समझ सकते हैं, जो प्रोसेस अपने आप से हो जाता है, that process is known as spontaneous process. इसी का अगर हम लोग उल्टा समझने की कोशिश करें, do you think charging of battery, अच्छा बैटरी भी चार्ज हो जाता है कि नहीं हो जाता है? करते ही हम लोग, है ना। बट उसके लिए कंटिन्यूसली, यस, उसके लिए कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को सप्लाई करना पड़ता है ना। सिमिलरली यार, इफ यू सी इन सोसाइटी बिल्डिंग, वहां ऊपर भी एक वाटर टैंक होता है ना, बिल्डिंग के ऊपर, है ना, हाँ सर, रूफ पे। तो वहां भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ मोटर एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहां भी हम लोग ऑल्दो वाटर ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, बट कंटिन्यूसली यू हैव टू डू वर्क, कंटिन्यूसली ड्राइविंग फोर्स हैज टू बी रिक्वायर्ड। Now, are you getting the definition क्या है spontaneous process का? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है? जैसा इवन इफ यू सी अनदर एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, this may be, let's say, melting of ice at 25 degrees Celsius is also spontaneous, है ना। अच्छा, यही मेल्टिंग ऑफ आइस एट -25 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता? नॉन स्पॉन्टेनियस। वो शायद नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता। तो मेल्टिंग ऑफ आइस एट 25 डिग्री सेल्सियस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो ये को क्या फैक्टर होता होगा जो डिसाइड करता होगा कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है? साइन रहेगा सर। हाँ, क्या साइन रहेगा? डेल्टा एच पॉजिटिव। डेल्टा सर -25 डिग्री पे नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों होगा? नहीं सर, नेगेटिव ना सर। डेल्टा आइस कहाँ मेल्ट होता है -25 डिग्री सेल्सियस पे? अच्छा, हाँ होता है? हाँ, जमेगा उल्टा, समझ गया सर। देखो, ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। जैसा मेल्टिंग ऑफ आइस तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यू हैव टू सप्लाई द हीट। हाँ सर। तो मतलब अपार्ट फ्रॉम एनर्जी, डू यू थिंक देयर हैज टू बी सम अनदर फैक्टर व्हिच कंबाइनली डिसाइड कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने वाला है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होने वाला है ना। हाँ सर। So let's say this another factor is known as entropy. इसका जो सिंबल है इट इज कैपिटल एस। जैसा एक टर्म पढ़ा हुआ है पहले, एंथैल्पी, है ना, इसका सिंबल कैपिटल एच होता था। सो एंट्रोपी, इट्स सिंबल इज कैपिटल एस। यू कैन से इट इज मेजर ऑफ randomness or disorderness. It is measure of randomness or disorderness of system, or it is measure of number of ways in which energy of system can be distributed. So entropy is degree of randomness or disorderness of system, or it is measure of number of ways in which energy of the system can be distributed. हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे आज। मोर ऑफ लेस हम लोग को आज के लेक्चर में सिर्फ एंट्रोपी ही पढ़ना है ना।
तो एक सिस्टम में कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या सिंपल सा कि भाई वो मुझे कितना ऑर्डर्ड सिस्टम दिखाई दे रहा है या कितना डिसऑर्डर्ड सिस्टम दिखाई दे रहा है. फॉर एग्जांपल, H2O vapor should have more entropy or H2O ice should have more entropy? Ice. H2O ice. बेटा ice में अगर same number of particles हैं, so they are closely packed with each other in a fixed crystalline structure. Vapor में particles can move randomly, है ना, so there is no preferred packing in gaseous phase. So gaseous phase should have confirmedly more entropy in comparison to solid phase, in comparison to liquid phase. We'll see. भाई एंट्रोपी का सिर्फ डेफिनेशन लिख के हुआ है कि नहीं तुम लोगों का? सर एक और बार सर, एक समझाना मिनट सर सर, क्या नहीं बोला. हुआ. नहीं समझा सर. सर हाँ बोलो. सर ये एंट्रोपी पढ़ने का व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंट्रोपी, लाइक देखो अंडरस्टैंडिंग वो ऑफ एंट्रोपी. कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है. टू प्रिडिक्ट दैट वी रिक्वायर्ड अनदर टर्म नोन एज एंट्रोपी, है ना. ओके सर. ठीक है. तो इसकी हेल्प से हम लोग देखो आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर मिला के ये सब प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है. ठीक है. मेजर ऑफ नहीं हुआ सर, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या होता अच्छा, जैसे मैं एक सिंपल है ना, आज पूरे लेक्चर में ऑल दो ये सब पढ़ने वाले हैं, बट अगर मैं सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ. देखो, है ना, कि सपोज एक बॉक्स, मैंने दो बॉक्स लिए यहाँ, इमेजिन लेट्स से दो बॉक्स हैं. एक में मैंने H2O आइस लिया है, ये मेरे पास आइस है, और एक बॉक्स में लेट्स सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मेरे पास H2O वेपर है. सो डू थिंक जब मेरे पास आइस मैंने लिया है तो पार्टिकल ऑफ वाटर डज नॉट कंसिस्ट एनी काइनेटिक एनर्जी. वहां सॉलिड है, वो क्लोजली पैक्ड रहने वाला है, सब कुछ अच्छे से, है ना. H2O वेपर्स में particles can move, let's say randomly, there is no preferred direction, no force of attraction, something like this. तो H2O वेपर में जो पार्टिकल जो सिस्टम है, it is more random, more disordered in comparison to that of H2O ice. Yes sir. So H2O ice वाले का कम एंट्रोपी है और H2O वेपर वाले का एंट्रोपी ज्यादा है. समझ गया. अच्छा. यस You can just try to imagine कि भाई जैसा जब स्कूल में तुम लोग जाते थे अप टू 10th क्लास, है ना, सो जब तक टीचर क्लास में रहती थी तुम लोग का एंट्रोपी कम रहता था, और जैसे टीचर क्लास से बाहर जाती थी तुम्हारा एंट्रोपी बढ़ जाता था, है ना. क्या बात है. हाँ आसान है. चलो आगे बढ़ते हैं. सर सर हाँ बोलो. इट इज मेजर ऑफ रैंडमनेस और क्या? रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस. ओके सर. ठीक है. हाँ सर. चलो आगे बढ़ते हैं. As per thermodynamics is concerned, so for any reversible process, वो प्रोसेस जो क्वासी स्टैटिक होता था, है ना, it is just a theoretical process, it will take infinite time for completion. Yes. So this may be, suppose, let's say state 1, in which pressure is P1, volume is V1, and temperature is T1. From state 1 to state 2, let's say. So this may be here state 2, in which we know pressure is P2, volume is V2, and temperature is T2. So state 1 से state 2, any system can move in any reversible process. Although all parameter including pressure, volume and temperature is changing, but can we assume for this differential path, temperature will remain constant? यही तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का मीनिंग भी होता है ना. हाँ. कि मैं एक डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए पैरामीटर कांस्टेंट ले सकता हूं, है ना. ऑल्दो ऑब्वियसली टेम्परेचर वेरी फ्रॉम T1 to T2,
अच्छा हाँ हाँ यस यस and if let's say heat transfer in this process, इसको हमें dq लिखना पड़ेगा ना, डिफरेंशियल हीट ट्रांसफर। यस क्योंकि मैंने डिफरेंशियल एलिमेंट ही लिया है ना, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ द पाथ, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्रोसेस। नाउ इसको मैं कंफर्मली, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ऐसा भी लिख दूं dq रिवर्सिबल। यस सर अच्छा, now if you see as per formula of entropy change is concerned, ds is dq reversible divided by t है। ds is nothing but let's say dq reversible by t, या simply you can say dq reversible will be nothing but let's say tds। हाँ सर यहाँ अगर मुझे ओवरऑल एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना है तो कैन वी से डेल्टा एस विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 एंड इट इज डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी। हाँ सर और ऐसा मैं यहाँ से ये भी बोल सकता था कि भाई क्यू रिवर्सिबल शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 एंड इट इज टीडीएस। हाँ सर ठीक है, तो जल्दी से ऐसा लिख डालो, फिर हम लोग डेरिवेशंस करेंगे आइडल गैस को इन्वॉल्व करके इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। सर हम लोग डेल्टा एस को कंसीडर किया जब हम लोग ने वो डीएस लिया था तभी। डीएस का इंटीग्रेशन करेगा तो डेल्टा एस तो बन जाएगा s2 माइनस s1। हाँ ओके ओके हाँ यस बड़ा ये तो इतना तो समझा तुम लोगों ने कि नहीं? सर डीएस डिफरेंशियल चेंज इन एंट्रोपी है ना? हाँ, डिफरेंशियल चेंज इन एंट्रोपी है, और उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी नहीं आ जाएगा? यस सर। टेक्निकली मतलब सब में एक स्टेप बीच में गायब कर दिया, मैं इसको ऐसा लिखना चाहिए ना मुझे, ये 1 से लेके 2 है ना, ये सुनो। यस सर। अच्छा, डीएस का इंटीग्रल क्या बन जाता है? एस है ना, और फिर जब मैं लिमिट पुट करता तो ये बन जाता है s2 माइनस s1, और s2 माइनस s1 ही तो डेल्टा एस है नहीं? यस सर। ये थोड़ा सा ख्याल रखना, अभी तक हम लोगों ने कौन सी प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज डिफाइन किया है, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल के लिए। सो नेक्स्ट इज derivation of delta S change in entropy in following reversible process. Derivation of delta S in following reversible process. So obviously ये थोड़ा वो डेरिवेशन थोड़ा समझ के लिखना है, और इवेंचुअली मुझे डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाला है, जो इवेंचुअली फार्मूला आ जाएगा हम लोग उसको यूज करेंगे। लिख के हुआ इतना बोर्ड पे जो है, मेरे शायद तुम में से कुछ बच्चे क्रिसमस ब्रेक मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बट बहुत पढ़ना है अभी, है ना? सर न्यू ईयर के लिए मिलेगा क्या? ये मैं कोशिश ये करूंगा कि न्यू ईयर के दिन मॉर्निंग वाला लेक्चर ना हो, फर्स्ट। सर सुबह का लेक्चर नहीं हो तो भी चले। हाँ वही, फर्स्ट के दिन मॉर्निंग का लेक्चर नहीं रखेंगे। नहीं सर मॉर्निंग का चलेगा, 4 से 6 मत रखो हाँ सर। सर वही। क्यों भाई? नहीं सर मॉर्निंग का रखो, फर्स्ट को मॉर्निंग को मत रखो। सर मॉर्निंग में सर जो पढ़ाते ना याद होता है। बाहर जाने को मिलेगा, सुबह लेक्चर रख दो। फर्स्ट को सुबह मत रखो। हाँ सर सुबह रख दो सर, वैसे भी वो लोग ने कर्फ्यू लगा दिया मत रखो सर। नहीं तो कोई इवेंट तो होने ही नहीं वाला है ना? हाँ इसलिए तो बोल रहा हूँ सर सुबह रख दो सर रात को कर्फ्यू है सर। अच्छा चलो भैया, ये लिख लिया ऐसा कि नहीं? हाँ सर लिख लिया। So in general है ना, in general if you see we know ds is dq reversible by t. If you apply first law of thermodynamics,
कैन वी से ये हो जाता dw रिवर्सिबल बाई टी। अच्छा बेटा मुझे du के नीचे रिवर्सिबल लिखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? बेटा du के नीचे ये ना इंटरनल एनर्जी चेंजेस स्टेट फंक्शन। वेरी गुड। तो सेम चेंज इन स्टेट के लिए वो रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता, सेम वैल्यू आता है ना। हाँ सर, बात नहीं सर। बढ़िया। सो ds may be further equal to, instead of du can we always write ncv dt। ये हम लोग ने पहले भी काफी बार लिखा है कि भाई चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, कैसे टेम्परेचर चेंज हुआ है वो मैटर नहीं करने वाला है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, सो सेम चेंज इन टेम्परेचर के लिए इट इज ऑलवेज इक्वल टू ncv dt एंड माइनस ऑफ, डू यू थिंक ये रिवर्सिबल वर्क डन का मीनिंग हो जाता था माइनस pdv? हाँ यस सर। अच्छा, डिवाइडेड बाई t। लेट्स further it should be equal to, let's say, ncv dt by t, and ये वाला टर्म आ जाता है let's say p divided by t dv। yes sir. यस सर। now for ideal gas, suppose किसी भी ideal gas के लिए ds can be written as ncv dt by t plus nr dv by v। कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं मैं? nr dv by v में p डिवाइड बाई t की जगह में nr डिवाइड बाई v लिख पाएंगे। यस सर। अच्छा, अब चलो इसको इंटीग्रेट भी हम लोग कर सकते हैं। जैसा डेल्टा s, डू यू थिंक इट शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ ncv dt by t where temperature vary from t1 to t2 plus इंटीग्रेशन v1 से लेके v2, इट इज nr dv by v। यस सर। चलो अब जल्दी से मुझे बताना बेटा, ये फर्स्ट वाला इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, एज्यूमिंग cv इज कांस्टेंट, है ना सर n कांस्टेंट होगा। ncv ln नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है, तो डू थिंक ये बन जाता ncv ln delta t t2 upon t1। वेरी हाँ गुड, सर, ln t2 by t1 आएगा बेटा। लिमिट भी तो पुट कर हाँ देंगे सर, हम लोग। हाँ सर। Yes sir. और सर do you think प्लस nr ln v2 upon v1। v2 by v1 आ जाएगा। गुड, वेरी गुड, है ना। चलो इतना सब लिख डालो तुम लोग कॉमन ले पहले। सकते हैं, कॉमन नहीं, n कॉमन ले सकते हैं। नहीं बहुत कुछ कॉमन ले लेंगे, पहले इतना लिखो अभी। अच्छा, अभी तक बेटा हम लोगों ने इसको कुछ ऐसा डिफाइन किया नहीं है कि आइसोबारिक है कि आइसोकोरिक है, कि जनरल डेरिवेशन पहले हम लोग कर रहे हैं। हाँ सर। आई होप ऊपर वाला ये लिख के हुआ है तुम लोगों का यहाँ, है ना। पूरा लिख लिया। ओके, गुड, वेरी गुड। सर यस बोलो। सर मैंने एक इधर पढ़ा था, वो एंट्रोपी का कोई इक्वेशन रहता है सर, k log ओमेगा ln ओमेगा। हाँ, वो सब नहीं पढ़ना है बेटा, वो क्वांटम में हम लोग यूज कर लेते हैं। ऑल्दो वहीं से हम लोग ds इक्वल टू dq by t डिराइव भी करते हैं, है ना। उसमें वो ln ओमेगा नंबर ऑफ वेज होता है। हाँ, नंबर ऑफ वेज होता है इन विच एनर्जी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक कॉन्फ़िगरेशंस। हाँ वो माइक्रोस्कोपिक है ना। सो ओमेगा माइक्रोस्कोपिक कॉन्फ़िगरेशंस, यस या। ओके सर, इसका 1 घंटा अलग से दे देना सर। यस सर। ठीक है, तो वो हम लोग जेई सिलेबस के लिए नहीं पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। वो सिलेबस में नहीं ना? नहीं बिल्कुल नहीं जेई। फिजिक्स में भी नहीं ना सर? फिजिक्स में तो एंट्रोपी होता ही नहीं है ना। फिजिक्स में हीट एंड थर्मो में सिर्फ फर्स्ट लॉ है। ओके। So delta S equal to, let's say, ncv ln t2 by t1 plus nr ln v2 by v1. From here further, can we say delta S may be equal to 2.303 and it is ncv ln की जगह में क्या लिख सकता हूँ बेटा? log लिख सकता हूँ मैं। So log t2 by t1 plus it is nr, मतलब यहाँ भी 2.3 लिख लेते हैं।
So it is 2.303 NR, and do you think it will be nothing but log V2 by V1? Yes or no? यस सर। अच्छा, फर्दर देखो, एक तो मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन बन गया जो मैं हमेशा यूज कर सकता हूं किसी भी गैस के लिए। बस मुझे इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पता होना चाहिए गैस का ना। इनिशियल फाइनल स्टेट का मतलब क्या है? इनिशियली P1 V1 T1 पता होना चाहिए और फाइनली P2 V2 T2 पता होना चाहिए, बस, है ना? यस और नो? यस सर। अच्छा, इसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूँ, सेम रिजल्ट को। डेल्टा एस स्टेट यस, फंक्शन है ना? देखो ऐसा प्रूव भी कर लेंगे, इस फार्मूले से भी प्रूव हो रहा है भाई कि अगर मेरे पास CV तो कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो डू थिंक जो भी चेंजेस है वो इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम पे ही डिपेंड कर रहा है। यस सर। अच्छा, ऐसा ही डेल्टा है, अभी लिख भी लेंगे बेटा वो सब, है ना, रुको। सो ये आ जाता NCV and log of T2 by T1 and it is plus 2.303 NR, and do you think it may be written as log of, you know, T2 divided by P2 and you know it is P1 divided by T1? हाँ सर। भाई V2 by V1 को सेम नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या किया हम लोगों ने? वो गैस इक्वेशन यूज कर लिया, P1 V1 upon T1 equal to P2 V2 by T2. ओके सर। अच्छा, this confirmly equal to 2.303 and it is N. It may be written as CV plus R and log T2 by T1 plus 2.303 NR log of P1 by P2। जो सेकंड वाले टर्म में T2 by T1 है उसको हाँ, मैंने सर। फर्स्ट टर्म में ऐड कर लिया है ना। थोड़ा समझ में आया क्या किया? सर CV प्लस R को CP लिख सकते? हाँ बिल्कुल वही लिखेंगे, बट ये स्टेप में क्या किया वो समझ में आया? हाँ हाँ सर, एकदम समझ आया। Okay, so delta S of the gas may also written as 2.303 NCP log of T2 by T1 plus 2.303 NR log of P1 by P2, and this is another formula, but ये वाला फार्मूला जो फर्स्ट वाले बॉक्स में लिखा वो सेम ही है ना बेसिकली। बस मैंने उसको ऊपर वाला V2 V1 के टर्म्स में था, नीचे वाला मैंने P1 P2 के टर्म्स में लिख लिया। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, ये सब डेरिवेशन देख के, फाइनल रिजल्ट देख के मैं क्या समझ में आ रहा है कि ये जो डेल्टा एस है, सो एज डेल्टा एस डिपेंड्स ऑन, as delta s depends on only initial and final state, and thus do you think it should be state function? हाँ सर। And thus it should be state function। ऐसा लिख के समझ के हुआ है कि ये स्टेट फंक्शन लिख के नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, समझ के हो गया? सर अभी सर लिख रहा हूँ ना सर, समझ रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, मुझे इसका SI यूनिट बताओ तुम लोग क्या है? एंट्रोपी या एंट्रोपी चेंज का SI यूनिट क्या होने वाला है? मतलब वो dQ/T है, वहां से भी देख सकते हो यार। डेल्टा H by T। हाँ, तो क्या हो जाएगा? dQ/T का यूनिट क्या होता जूल्स है? पर केल्विन। यस, सो इज जूल्स पर केल्विन। ऐसे ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंट्रोपी? इंटेंसिव होगा। डू यू थिंक हर एक फार्मूले में मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है ही? यस। तो अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है तो एक्सटेंसिव नहीं हो जाएगा?
So entropy is extensive property. Obviously अगर मैं एंट्रोपी पर मोल बोलूंगा तो वो इंटेंसिव हो सकता है ना। हाँ बच्चे ये सब लिख के हुआ। सर वो नो सर। में जो लिखा है वो बाकी है। हमने लास्ट तक लिख किया है तुम लोगों ने कि एंट्रोपी हाँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाँ सर। अब ये तो हम लोग ने एक जनरल फार्मूला डिराइव कर लिया। अब इससे छोटे छोटे फार्मूले भी हम लोग लिख सकते हैं ना। जैसा मेरे पास अगर वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल होता, मेरे पास रिवर्सिबल आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आसान से छोटे छोटे फार्मूले भी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। जैसा ए पार्ट इज फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल। So 2.303 फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल डेल्टा एस मेरे पास आ जाता या तो पहले वाले बॉक्स में या सेकंड वाले बॉक्स में मैं T1 इक्वल टू T2 पुट कर दूं, है ना। yes sir सर वो सेकंड वन हो टर्म जाएगा मेरे पास बचेगा 2.303 NR log ऑफ V2 y V1, या मैं इसको लिख लूं 2.303 NR log ऑफ P1 y P2। ये दोनों सही होने भी चाहिए। वी नो आइसोथर्मल के लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। क्लियर? यस सर। हाँ सर। अच्छा बी ऐसा ही फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। For isocoric process, delta S should be equal to, isocoric means volume should remain constant। ये तो आसान सा शायद मुझे ऐसा दिख रहा है 2.303 NCV log of T2 by T1 बन जाएगा बस। जैसे फर्स्ट वाले फार्मूले में अगर मैं V2 इक्वल टू V1 पुट कर दूं। हाँ सर। यस सर। ऐसा ही लेट्स से C पार्ट अगर मैं आइसोबारिक देख लें, लेट्स से in the case of isobaric process delta S should be equal to 2.303। you think better है इसको मैं CP के टर्म्स में लिख लूं, NCP log of T2 by T1 आ जाएगा बस। यस सर। उसमें P1 इक्वल टू P2 हम लोगों ने पुट कर लिया। हाँ। यस और नो? यस सर। ऐसा ही सपोज नेक्स्ट इज लेट्स से D पार्ट फॉर रिवर्सिबल, कौन सा और बच गया है भाई? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। So for reversible adiabatic process, for reversible adiabatic process, as you know, dq reversible is 0 and thus delta s का वैल्यू कितना होगा इसके लिए? 0। डेल्टा s का वैल्यू इज 0। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बेटा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस is also isoentropic process। isoentropic means जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, है ना।
So you know it is also isoentropic process. सर एक बार एडियाबेटिक प्रोसेस फिर से बोलिए ना। द रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर ही नहीं है, और मेरे पास फार्मूला ही है भाई dq/t का इंटीग्रल। हाँ अगर dq ही 0 है तो फिर तो सब कुछ 0 है उसमें। यस सर। तो यू नो आइसो रिवर्सिबल आइसोथर्मल का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया, आइसो रिवर्सिबल आइसोकोरिक, रिवर्सिबल आइसोबारिक का फार्मूला पढ़ लिया, और ऐसा ही रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का फार्मूला। सर वो क्या है वर्ड? इट इज आल्सो आइसो एंट्रोपिक बेटा, इसमें एंट्रोपी चेंज ही नहीं होगा। ओके। जो डिपेंडिंग ऑन दिस फार्मूले ओनली, या प्लस थोड़ा सा हम लोग और पढ़ लेते हैं कि भाई अच्छा ये फार्मूले थोड़ा सा ख्याल करके बताना बेटा, हम लोग कौन सी प्रोसेस के लिए डिफाइन किए, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। सिर्फ रिवर्सिबल के लिए, है ना? Yes. और रिवर्सिबल प्रोसेस तो कुछ होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर क्यों फार्मूले डिराइव किए जब ऐसा कुछ होता ही नहीं है? कुछ तो सिग्निफिकेंस है, भी देखते हैं, रुको, है ना। हमने ए बी सी डी सब चारों लिख के हो गया। एक सेकंड। यस सर। मतलब ये बेसिकली वही है जो दो बॉक्स में पहले इक्वेशंस लिखा था यार, उसमें P1 इक्वल टू P2 या यू नो T1 इक्वल टू T2 वो सब पुट करके देख लिया बस। सर इरिवर्सिबल के लिए क्या लिखेंगे फॉर्मूलाज? रुको अभी देखते हैं ना, वही रखते हैं। यस हो गया लिखना। लिखे हुआ? यस गुड। नाउ लेट्स से बैक टू द सिचुएशन अगेन। दिस मे बी मेरे पास एक स्टेट 1 है जहां यू नो प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था एंड टेम्परेचर T1 था। यहां से मैं स्टेट 2 पहुंच गया हूं जहां प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है एंड टेम्परेचर T2 है। यहां से लेके यहां तक मुझे जाना है, यू नो कुछ ऐसा। ये एक मेरे पास पाथ है, लेट्स से रिवर्सिबल पाथ, एंड यू नो लेट्स से मेरे पास सपोज एक और पाथ में डिफाइन कर लेता हूं। दिस पाथ मे बी यू नो सपोज इरिवर्सिबल पाथ। सो लेट्स से स्टेट 1 से स्टेट 2 में रिवर्सिबल पाथ से भी जा सकता हूं और इरिवर्सिबल पाथ से भी जा सकता हूं। Here, do you think change in entropy, change in you know internal energy in reversible path and change in internal energy during irreversible path, ये दोनों सेम होते हैं कि डिफरेंट होते हैं? सर सेम हो गया ना? सेम होते ये हैं। एग्जैक्टली सेम होते हैं। गुड। नाउ Q in reversible path and Q in irreversible path, ये सेम होते हैं कि डिफरेंट होते हैं? डिफरेंट। ये डिफरेंट होता है। सिमिलरली यू नो वर्क डन इन रिवर्सिबल पाथ या वर्क डन इन इरिवर्सिबल पाथ, ये क्या होता है? सेम की डिफरेंट? डिफरेंट। ये भी डिफरेंट होता है। यू नो मेरे पास डेल्टा U जो है वो स्टेट फंक्शन है, और जो Q है मेरे पास क्या है बेटा, वो पाथ फंक्शन। पाथ। अच्छा, इसमें डेल्टा S जो चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल पाथ है एंड डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी जो इरिवर्सिबल पाथ है, वो सेम है कि डिफरेंट है? सेम। वो सेम है। अगेन चेंज इन एंट्रोपी इज यू नो स्टेट फंक्शन। सो पॉइंट इज, सपोज अगर मुझे ये वाला प्रोसेस के लिए निकालना है डेल्टा S irreversible, it should be equal to delta S reversible and should be equal to integration T1 से मतलब you know integration state 1 से state 2 and it is dq reversible by T। और ये भी याद रखना है कि ds
irreversible process equal to इंटीग्रेशन 1 से 2 dq irreversible divided by t, ऐसा कोई मेरे पास फार्मूला नहीं है ना। तो जब भी किसी इर्रिवर्सिबल प्रोसेस का मुझे एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना है ना, आई एम रिपीटिंग अगेन, जब भी किसी इर्रिवर्सिबल प्रोसेस का मुझे एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना है, तो सेम चेंज इन स्टेट के लिए मैं कोई रिवर्सिबल पाथ डिफाइन कर लूं। हाइपोथेटिकली इट इज थियोरेटिकल प्रोसेस है ना। यस सर। और उस रिवर्सिबल प्रोसेस का मैं एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट कर लूं, जो उस रिवर्सिबल पाथ प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज आएगा, वही एंट्रोपी चेंज इस इर्रिवर्सिबल प्रोसेस का भी एंट्रोपी चेंज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, ऐसा तो आप समझ में आ गया कि भाई मैं दोनों प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट कर सकता हूं, रिवर्सिबल के लिए भी और इर्रिवर्सिबल के लिए भी। यस सर। चलो, ये इसको भी लिखो। ये लिख के हुआ सर हाँ सर। 2 मिनट। सर इस हफ्ते का डीपीटी के लिए आप कोई और सब्जेक्ट रख सकते हो, फिर आप प्रेम नारायण सर के क्लासेस बढ़ा सकते हो क्या बीच के? नो, सर्किल नहीं हुआ है बेटा अभी। नहीं नहीं सर, 2 ही लेक्चर हुए हैं सर्कल के अभी। 2 ही लेक्चर दो हुए ही हैं। हुए हैं और आज स्ट्रेट लाइन कर दो ना। सर्किल के 2 ही लेक्चर हुए हैं तुम लोगों का अभी तक? हाँ सर, और इस और आज हफ्ते एक ही तीसरा है। लेक्चर है, तो फिर अगर अच्छा। बीच में 1-2 और हो जाएंगे तो फिर ठीक है, मैं बताना, अगर नहीं होगा तो फिर ये वाला डीपीटी नहीं लिखना, नेक्स्ट वीक में सेम डीपीटी लिख लेना, है ना। ओके सर। क्योंकि अभी शेड्यूल तुरंत तो चेंज नहीं हो सकता बेटा, है ना। सर तो ये हफ्ते डीपीटी रखेंगे या नहीं सैटरडे को? अबे नहीं देख लो, नहीं, मैं तो एक बार रखना पेपर पड़ेगा। क्या नहीं मतलब सर रेड हाउस में हो चुका है ना, रेड हाउस में 6 के 6 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, तो रेड फिर हाउस अब में हो ऐसे चुका। चेंज तो नहीं कर सकते, बट वही एक बार इन्फॉर्म करना नहीं, था। ठीक है, रेड हाउस में सर्किल कर लेंगे, तुम्हारा मैं देखता हूँ क्या कर सकते। यस सर, थैंक यू। हाँ, इतना लिख के हुआ तुम लोगों का ये? हाँ सर। हाँ सर, हो गया। ओके, इसके बेस पे 2 आसान से क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 इज, if 1 mole of ideal gas, if 1 mole of ideal gas is 1 mole of ideal gas is heated from heated, you know, up to let's say 4 times of its temperature, and simultaneously it is compressed to, you know, half of its volume. Find out delta S of gas. Obviously हम लोग आंसर CP, CV सबके टर्म्स में फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। So if 1 mole of ideal gas is heated up to 4 times of its temperature and simultaneously it is compressed to half of its volume, find out delta S for gas.
तो बड़ा ये मैटर करने वाला है क्या कि ये जो भी कुछ हुआ है वो रिवर्सिबली हुआ है कि इरिवर्सिबली हुआ है? नहीं नहीं सर। नहीं तो सर, सेम उसके बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे सीधे फार्मूला लगाना है। क्या है मेरे पास जनरल फार्मूला? डेल्टा एस ऑफ हाँ, गैस शुड बी इक्वल टू, अच्छा Two मेरे पास things. यहाँ वॉल्यूम गिवन है और Sir, टेम्परेचर गिवन है। Do you Yes, think मेरे sir. पास वॉल्यूम एंड टेम्परेचर गिवन है तो मुझे ऐसा फार्मूला यूज करना चाहिए, NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1। यस सर। ऑब्वियसली अगर मुझे टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया होता तो मैं वो CP वाला फार्मूला यूज करता है ना। यस सर। दोनों से आंसर सेम ही आएगा ना, जो दोनों सेम इक्वेशंस तो थे। ओके शुड बी Yes. इक्वल टू, डू यू थिंक ये हो जाता 1 मल्टीप्लाइड बाई CV प्लस ln 4T डिवाइडेड बाई T, और ये आ जाता लेट्स से 1 टाइम्स ऑफ R एंड ln V डिवाइडेड बाई 2V है ना। यस सर। सो डेल्टा सर 2v डिवाइड बाय v होगा ना? बेटा वॉल्यूम 1/2 हो गया है ना। नीचे इनिशियल है ना, ऊपर फाइनल है। ओके सो ये आ जाता CV एंड थिंग ये बन जाता ln 4, और ये आ जाता प्लस R एंड ln ऑफ हाफ। फ्रॉम हेयर डेल्टा S ऑफ गैस शुड बी इक्वल टू, डू यू थिंक ये आ जाता 2CV माइनस R टाइम्स ऑफ ln 2? यस सर। ln 4 may be written as 2 ln 2. यस सर। Yes, sir. आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस तुम लोग भी कर लोगे यार, डायरेक्ट फार्मूला अगर यूज करना है तो मुझे। थोड़ा ये क्वेश्चन लिख के हुआ है ऐसा। सर एक सेकेंड। यस सर। थोड़ा ऐसा सा बच्चों का लिख के हो गया क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर। Second question is, for an ideal gas, या for a gas लिख लेते हैं, है ना। For a gas, internal energy, for a gas, let's say internal energy U, suppose कुछ ऐसा है A plus BT plus CT स्क्वायर, है ना। किसी भी गैस के लिए सपोज इंटरनल एनर्जी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर A plus BT plus CT स्क्वायर, वेयर ऑब्वियसली A B C क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट। कांस्टेंट यस सर। देन फाइंड आउट डेल्टा S when given gas is heated from T1 to T2, from T1 to T2, given gas is heated from T1 to T2 at constant volume. तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी गिवन है किसी भी गैस के लिए एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और मुझे डेल्टा एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली डेल्टा एस का आंसर भी कोई एक्सप्रेशन ही आएगा ना, इन टर्म्स ऑफ A B C T1 T2।
इसमें कोई डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकता हूँ क्या, जो प्रोसेस जो Yes, फार्मूले sir. हमने लिखे हैं? नहीं सर, वर्क डन 0 रहेगा। सर DQ DU आप माइनस रिवर्सिबल D को ले हाँ सकते हैं अच्छा, मुझे ये और जरूर उसके बाद पता है कि इंटीग्रेट। भाई मेरे पास ये फार्मूला है, ds इक्वल टू DU by T। dq रिवर्सिबल बाई t, है ना? यस क्या सर। सुनो, अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसको भी मैं ऐसा लिख दूं, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डू यू थिंक बस सीधे सीधे du हो जाता है? यस सर। वर्क डन तो 0 हो जाएगा। अच्छा, मुझे u पता है, अगर मुझे u पता है तो मैं du फाइंड आउट कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ। So as u is given as a plus bt plus ct square, so can we say du by dt कितना हो जाता है? 0 plus b plus 2ct। हाँ सर। अच्छा, further can we say du should be equal to b plus 2ct dt? हाँ सर। चलो अब यहाँ ये पुट कर दो, देखो तो ये आ जाता b प्लस 2ct डिवाइडेड बाई t एंड dt बनेगा कि नहीं है? यस। अब उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास डू यू थिंक ये बन जाएगा डेल्टा s इंटीग्रेशन टेम्परेचर T1 से लेके T2 एंड ये आ जाता b बाई t। डू यू थिंक ये आ जाता मेरे पास 2c एंड dt? हाँ सर। सो एज पर आंसर इज कंसर्न, डू यू थिंक ये बन जाता मेरे पास b ln T2 बाई T1 प्लस 2c T2 माइनस T1? हाँ सर। ऐसा जल्दी से लिख डालो उसको तुम लोग। मतलब हाल फिलहाल मैथमेटिक्स क्या है एंट्रोपी चेंज का वो समझ लिया है तुम लोगों ने, है ना? फार्मूला कैसे यूज करना है, कैसे फार्मूला बना है, डेरिवेशन क्या हुआ है उसका। एक डेरिवेशन एक फार्मूला हम लोग और समझ लेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी या एंट्रोपी चेंज समझेंगे अभी। सर ये वही मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम के मॉड्यूल में वही यहाँ वो डेल्टा यही है। जो केमिकल इक्विलिब्रियम के मॉड्यूल में डेल्टा एस आता था, ये वही डेल्टा एस है ना? अच्छा, और सर हम लोग डेल्टा जी भी पढ़ेंगे ये चैप्टर में? डेल्टा जी भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डेल्टा जी भी आ जाएगा, है ना? ओके सर। है ना? और 2 लेक्चर में ये चैप्टर ही हो जाएगा, है ना? हाँ सर। तो फिर जनवरी से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना? सर वो कितना बड़ा है? बहुत वो हार्ड। कितना बड़ा है? हाँ। नहीं, हार्ड तो नहीं होता, बड़ा बहुत है वो, है ना? यू नो अब एक ट्रैक में अगले 6 महीने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलता ही रहेगा। 6 महीने? अच्छा, हाँ हाँ, मतलब जनवरी से लेके जुलाई तक, है ना? 11th। सर फिर एक साथ पूरा ऑर्गेनिक खत्म कर दोगे आप? हाँ हाँ, वो फिर पूरा ऑर्गेनिक 11th 12th का सब एक साथ कर डालेंगे। नाइस। सर खाली 11th का? भाई चलो चलो पहले थर्मो पढ़ो, है ना? आपने बोला ना सर 6 महीने के लिए खाली 11th का, इसलिए मैं डर गया। अच्छा, 11th में सिर्फ 3 ही चैप्टर है बेटा ऑर्गेनिक के। लिख के हो गया इतना? हाँ सर। ठीक है, सो नेक्स्ट इज डेल्टा एस फॉर
you know, phase change at constant temperature. Delta S for phase change at constant temperature. For example, मेरे पास एक रिएक्शन ये है, H2O liquid is converting to, you know, H2O vapor at 373 Kelvin and 1 atmosphere. तो do you think that temperature constant ही रहता है 373 Kelvin? हाँ सर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा पूरे के पूरे मेल्टिंग होते समय या पूरा का पूरा वेपोराइजेशन होते समय. सो फॉर वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, है ना. सो दिस इज फॉर वेपोराइजेशन ऑफ, यू कैन से 1 मोल ऑफ वाटर, ऐसा लिख लेते हैं. डू यू थिंक मेरे पास जो एंट्रोपी चेंज का फार्मूला है, मैं ऐसा लिखता हूं, डेल्टा S of vaporization should be equal to integral of dq reversible divided by T. और do you think ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है सब कुछ एट 1 एटमॉस्फेयर. अच्छा, यहाँ T कांस्टेंट है क्या? हाँ Yes, आपने sir. बोला Yes, 100 sir. डिग्री T कांस्टेंट है, तो डू थिंक ये आ जाता है इंटीग्रल ऑफ, you know, heat supplied at constant pressure is nothing but heat of reaction at constant pressure है यार. And do you think heat of reaction at constant pressure is nothing but DH? Yes. यही होता है ना एंथैल्पी चेंज, heat of reaction at constant pressure. DQ रिवर्सिबल DH कैसा है? अरे हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, बेटा ये रिएक्शन ही हो रहा है ना जिसमें मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ. हाँ सर. तो यही तो होता है ना QP. इफ यू रिमेम्बर, इट इज हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा H. ओह यस सर, हाँ याद है. अच्छा, मुझे ये बताओ यार, ये डेल्टा H मतलब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूं तो मैं ऐसा लिख पाऊंगा, डेल्टा H रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T, है ना. आएगा कि नहीं? Yes, sir. अब हाँ सर ये डेल्टा H स्टेट फंक्शन होता था कि पाथ फंक्शन होता था? State function. स्टेट फंक्शन. डू यू थिंक अगर मैं सेम वेपोराइजेशन रिवर्सिबल मैनर में करूं या इरिवर्सिबल मैनर में करूं, डेल्टा H का वैल्यू सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? Same रहेगा sir. सेम सर. सेम ही रहेगा. तो मैं अब सीधे सीधे ऐसा लिख सकता हूं कि डेल्टा S वेपोराइजेशन शुड बी इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन, जो भी मैंने हीट सप्लाई करा है एक्चुअल वेपोराइज करते समय, जरूरी नहीं है वो मैं रिवर्सिबल मैनर से करूं, है ना. मैं जो भी एक्चुअल हीट मैंने ट्रांसफर किया होगा वेपोराइज करते समय, डिवाइडेड बाय 373. टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट वाटर के लिए 373. और यहां मैं लिख भी देता हूं कि ये जो डेल्टा H वेपोराइजेशन है, आइदर आई कैन से इट इज नथिंग बट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन. यस और नो? Yes, sir. सर मेरे को आप एक बार लेटेंट हीट समझा सकते हो सर, कंफ्यूजन होता है उसमें. अबे नालायक, लेटेंट हीट हिंदी में बोलते हैं उसको गुप्त उष्मा, है ना. सो लेटेंट हीट का मतलब होता है बेटा कि मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, बट हीट सप्लाई मुझे दिखता नहीं है, इसलिए वो गुप्त है ना. क्यों नहीं दिखता? क्योंकि टेम्परेचर राइज नहीं होता है ना. तो कितना हीट मुझे सप्लाई करना पड़ेगा उसको वेपोराइज करने के लिए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर. हाँ. सो नेक्स्ट में सिमिलरली during melting को हम लोग ये भी बोलते हैं कि फ्यूजन.
So during melting or fusion of ice at 0 degree Celsius, can we say यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ delta S of fusion is nothing but delta H of fusion divided by 273. थोड़ा लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। इन दोनों को और लिख लो, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने की कोशिश करते हैं एंट्रोपी या एंट्रोपी चेंज की। थोड़ा लिख के हुआ ऐसा? Yes sir. Okay. So next topic is related to entropy, properties of entropy and entropy change. So properties of S and delta S. Now first property ऐसा आसान सा लिख सकते हैं हम लोग, as entropy is degree of randomness. Degree of randomness, and thus for given substance, किसी भी substance के लिए, and thus for given substance the order of entropy, the order of, मैं ऐसा भी लिख लेता हूं उसको, molar entropy, the order of molar entropy, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सॉलिड फेज का एंट्रोपी सबसे कम रहने वाला है, लिक्विड फेज का एंट्रोपी उससे ज्यादा होने वाला है, और गैस या वेपर फेज का एंट्रोपी उससे भी ज्यादा रहने वाला है। सर वो तो वॉल्यूम पे डिपेंड हुआ ना। क्या नहीं, सेम रैंडमनेस है नहीं यार, रैंडमनेस बोला सर ने फिर। मैं 1 मोल ऑफ हाँ, तो सॉलिड लूं, हाँ, या मैं 1 मोल ऑफ लिक्विड लूं, या मैं 1 मोल ऑफ गैस लूं, है ना? तो 1 मोल ऑफ गैस का एंट्रोपी सेम सब्सटेंस के लिए ज्यादा होगा जो 1 मोल ऑफ लिक्विड का एंट्रोपी होगा, और जो 1 मोल ऑफ सॉलिड का एंट्रोपी होगा, है ना? आई होप इसमें समझने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है यार, ये आसान है ना? ठीक है। हाँ सर। Second is, more complex molecule has more molar entropy. More complex molecule has more molar entropy. For example, अगर मुझे ऑर्डर चेक करना हो, लेट्स से मोलर एंट्रोपी का, एक है लेट्स से मेरे पास CH4, एक है मेरे पास O2, और एक है लेट्स से मेरे पास सपोज हीलियम। So out of these three, at a given temperature, which one has more molar entropy? CH2. O4 has more molar entropy than O2 than helium. So in general जो molar entropy है, it is directly proportional to Cp. तो जिसका Cp का वैल्यू ज्यादा था, या ऑब्वियसली जिसका Cv का वैल्यू ज्यादा था, it has more molar entropy. So triatomic या polyatomic gas can have more entropy than diatomic gas. Diatomic gas can have more molar entropy than monoatomic gas. Clear?
हम चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? सेकंड पॉइंट, हाँ सर। सर CH4 का ज्यादा होगा SO3 का? ये CH4 या SO3 का, CH4 का ही ज्यादा रहेगा, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, लेट्स से एटलीस्ट, है ना? अच्छा अच्छा, हाँ। वो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड उन सब पे भी डिपेंड करेगा, बट इट इज इन तीन में तो ऐसा कंपेयर कर सकता है। सेम, लेट्स से थर्ड वन, थर्ड इज as you know number of particles in system increases, as number of particles in system increases, its entropy क्या होता है बेटा? एंट्रोपी उसमें इंक्रीजेस। इंक्रीज शायद ज्यादा रैंडमनेस आएगा तो और एंट्रोपी इंक्रीज होगा। सो नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिस्टम इंक्रीजेस, इट्स एंट्रोपी इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल लेट्स से ए पार्ट, अगर मेरे पास कोई भी रिएक्शन ऐसा है, SO3 गैस इज कन्वर्टिंग टू SO2 गैस एंड लेट्स से हाफ O2 गैस, सो जो डेल्टा S ऑफ दिस रिएक्शन है, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग गिवन रिएक्शन, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा, मेरे पास नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल्स बढ़े हैं, है ना? सिमिलरली ओके सपोज इफ वी हैव PCl5 gas will dissociate to give PCl3 gas and Cl2 gas. So can we say delta S of given reaction? अरे ये भी पॉजिटिव का उल्टा रिएक्शन लिख लेते हैं शायद, है ना? एक नेगेटिव वाला भी लिख लें, तो नेगेटिव वाले को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, तो इसका इसी का उल्टा लिख सकते थे चाहते थे। सो इट इज PCl3 गैस कंबाइन हो गया है Cl2 गैस के साथ और ये बन गया है PCl5 गैस। तो कैन यू से डेल्टा एस ऑफ गैस विल बी नेगेटिव? नेगेटिव। और एक टर्म लिख सकते हो क्या भाई लोग? इन जनरल डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन डेल्टा NG एंड डेल्टा NG हैव सेम साइन। नहीं, अगर मेरे पास गैस के मोल्स बढ़े तो एंट्रोपी बढ़ जाएगा, और अगर मेरे पास गैस के मोल्स कम हुए तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगा। सर सेकंड पॉइंट में आपने लिख पाया था कि S is directly proportional to Cp। यस, फिर अगर मोलर बेटा, मोलर एंट्रोपी is directly proportional to Cp, तो यस, सपोज दो कंपाउंड्स में सेम नंबर ऑफ एटम्स है तो कैसे कंपेयर करेंगे? दो में सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं तो बहुत सारी चीजें और भी हैं, अगर जिसमें, जैसे ऐसा समझ सकता है, जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है उसका एंट्रोपी लेस होगा कि हाई होगा? लेस होगा। तो फिर बॉन्ड एनर्जी उन सब पे मतलब बहुत सारी और भी चीजें हैं। पहले तो हम लोग आसार एंट्रोपी वाला टर्म पढ़ रहे हैं, है ना? ओके। Similarly, that's the fourth one. On increasing temperature, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंट्रोपी इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंट्रोपी इंक्रीजेस। अच्छा, मेरे पास इन जनरल जो भी फार्मूले थे, जैसा डेल्टा एस का ये फार्मूला या तो बन गया था मेरे पास NCP ln T2/T1, या ये बन जाता था NCV ln T2/T1, डिपेंडिंग मैं आइसोबारिक हीट कर रहा हूँ या आइसोकोरिक हीट कर रहा हूँ, है ना? हाँ सर। अच्छा, तो इसके लिए मैं ऐसा बोल सकता था क्या कि भाई S will be nothing but NCP and ln T plus some constant, और यहाँ भी मैं बोल सकता था NCV ln T plus some constant। कैसे सर?
अरे मतलब जैसा ऐसा समझने की कोशिश करो भाई, ये तो सिंपल गणित है। S2 माइनस S1 विल बी डेल्टा S। यस सर। और मैं लिख पा रहा हूँ उसको NCP ln T2 माइनस NCP ln T1। यस सर। तो भाई मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ S कैन बी इक्वल टू NCP ln T प्लस सम कांस्टेंट हो सकता है। हाँ, वो कांस्टेंट का वैल्यू 0 भी हो सकता है ना, क्योंकि जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो कांस्टेंट कैंसिल्ड आउट हो जा रहा है बेसिकली। ओके सर। नहीं तो T2 by T1 को T ले लिया। जान ले तू नालायक। अरे वो फॉर्मूला था ना। अरे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही समझ लेना। हाँ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही समझ लो, वो सही बोल रहा है बच्चा, है ना। अरे मैं सिर्फ ये बोल रहा था बेटा, अच्छा चलो ये सब चीजें छोड़ो, कहाँ तुम कंफ्यूज हो रहे हो। मैं इतना बोल सकता हूँ कि एंट्रोपी टेम्परेचर का एक लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। हाँ सर। हाँ सर। उतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। हाँ सर। चलो मैं इन सब चीजों को हटाता हूँ, मैं कुछ गलत मैथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को। यहाँ ऐसा हम लोग लिखे सिंपल। सो फ्रॉम हियर कैन वी से एंट्रोपी मे बी सम functions related to let's say ln of t। ये तो कंफर्म है ना? हाँ सर। चलो बढ़िया, इसके बेस पे कुछ ग्राफ भी हम लोग समझ लेंगे। जैसा on this axis if we have entropy and on this axis if we have temperature, it typically कैसा ग्राफ आएगा? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लॉगरिथमिक स्पाइरल। वेरी गुड। लॉगरिथमिक ग्राफ आता है तुम लोगों को? हाँ सर, वैसे बोला आता। मतलब ये ग्राफ ऐसा है, यही होता है ना लॉगरिथमिक ग्राफ। हाँ सर। हाँ सर। सो S वर्सेस T का कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए, इंक्रीजिंग एंड लॉगरिथमिक इंक्रीजिंग, है ना। नोटे लिख के हुआ ऐसा? नो सर। नहीं हाँ हाँ बोलो। सर ये जो डेल्टा एनजी है वो सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, तो हाँ बेटा, वो ऑब्वियसली मतलब ऐसा समझ सकता है कि सॉलिड और लिक्विड का तो वैसे भी एंट्रोपी काफी कम रहने वाला है इन कंपेरिजन टू गैस का एंट्रोपी। तो मेरा जो सीधा फोकस होना चाहिए वो गैस के मॉलिक्यूल्स को लेके ही होना चाहिए। भाई अगर सॉलिड के मोल्स बढ़ भी जा रहे हैं या कम भी हो जा रहे हैं तो नॉन सिग्निफिकेंट चेंज होगा एंट्रोपी में। ओके सर। क्लियर? 4 पॉइंट्स लिख के हुआ है अभी तक। चलो अच्छे बच्चे लिखा तुम लोगों ने। 5th पॉइंट, as delta S is state function and thus delta S of reaction is independent. Delta S of reaction is independent of it is path or mechanism of reaction। बट ऐसा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? मीन्स जैसा अगेन इफ यू रिमेंबर ए से लेट्स से मैं बी गया और यहाँ जो टोटल चेंज है लेट्स से मैं ऐसा लिख लेते हैं कि डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन है। अब ए से पहले मैं सी जा सकता था, सी से फिर मैं डी जा सकता था और डी से मैं बी जा सकता था। यहाँ एंट्रोपी चेंज डेल्टा S1 है, यहाँ डेल्टा S2 है, यहाँ डेल्टा S3 है। So you can simply say delta S of reaction should be equal to delta S1 plus delta S2 plus delta S3। यस सर। बड़े सब कर सकते हैं कि नहीं ऐसे फार्मूले? यस सर। यस सर। देखो इस टाइप के फार्मूले फिर से लिख सकता हूँ। डेल्टा S नोट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, S नोट का सिंबल कब होता है? नोट स्टैंडर्ड सारे रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं ना। हाँ सर। इस टाइप के फार्मूले भी मैं अभी भी यूज कर सकता हूँ क्या? इट शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट
minus summation of entropy of reactant. Yes sir. इरेस्पेक्टिव वो प्रोडक्ट उस रिएक्टेंट से कैसे बना है, खत्म है ना. सिमिलरली शुड बी इक्वल टू, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, समेशन ऑफ डेल्टा HF नोट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा HF नोट ऑफ रिएक्टेंट. ये भी तो हो जाएगा. सॉरी, H नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ? S. जैसा मैं यार हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन कर सकता हूं, ऐसा एंट्रोपी चेंज ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं कर सकता हूं. यस सर. फर्दर मैं देखो ऐसा भी लिख सकता हूं, फॉर एनी एलिमेंट डेल्टा SF नोट का वैल्यू क्या होगा बेटा? 0, क्योंकि एक्चुअली कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ होगा ना. ओके सर. जैसा हम लोग जो एंथैल्पी के लिए कर पा रहे थे ना, वैसा कुछ एंट्रोपी के लिए भी कर सकते हैं. सर उसके लिए सब ट्रू नहीं होगा ना सर? उसके लिए सब कुछ ट्रू नहीं होगा ना, जितने भी हम लोग ने फॉर्मूला लिखे थे पहले. हाँ, तो मोर ऑफ लेस सारे फार्मूले इसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, है ना. हाँ, एग्जैक्टली नहीं, बट थोड़ा देखना पड़ेगा हर एक के लिए. बट जितना जितना लिखाया जा रहा है उतना तो पक्का पक्का एप्लीकेबल होगा. हाँ, ये लिख के हुआ है इतना. सर वो हमारा डेल्टा SF नॉट को 0 कैसे प्रूव किया, एक बार बता सकते हैं? अरे बेटा, अगर फॉर्मेस किसी एलिमेंट का फॉर्मेशन उसी एलिमेंट से, तो प्रैक्टिकली कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है. तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हाइड्रोजन से, तो H2 कन्वर्टिंग टू H2, दोनों अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, तो प्रैक्टिकली कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ. हाँ सर. ये लिख के हुआ है ऐसा? नो सर. जल्दी से लिखो. सर क्या बोलो? जो ब्लू में लिखा है आपने सेकंड लास्ट लाइन, उसमें एंट्रोपी ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी नहीं है क्या? अच्छा, वो सेकंड वाला उसमें भी लिख लो, ये भी स्टैंडर्ड लिख लो. अब ठीक है. हाँ सर. हाँ सर, लिखना हो गया. ओके, जैसे हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसके बेस पे. फॉर एग्जांपल लेट्स से H2O लिक्विड है ये, 25 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेयर is to converted into, ये H2O वेपर है, ये 125 डिग्री सेल्सियस है एंड 1 एटमॉस्फेयर है. H2O लिक्विड 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर एंड 125 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर, है ना. ये इस प्रोसेस का मुझे एंट्रोपी चेंज लेट्स से फाइंड आउट करना है सपोज, है ना. तो डू यू थिंक यहां से यहां मैं सिंगल स्टेप में चला जाऊं या मल्टीपल स्टेप में जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना. हाँ सर. सो एक देखो ग्राफ की हेल्प से समझ भी लेते हैं कब कब मेरा एंट्रोपी चेंज होना है. सो ऑन दिस एक्सिस इफ यू चूज एंट्रोपी and on this axis if you take temperature,
इनिशियली सपोज मेरे पास टेम्परेचर 25 कितना होता है, 298 केल्विन। यस सर। सो मैं कहीं 298 केल्विन पे था, एंड देन 298 केल्विन से लेकर लेट्स से मेरे पास ये जो 39 टेम्परेचर है 373 केल्विन, वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ और यस सर। फिर इस 100 डिग्री सेल्सियस से मुझे जाना है 398 125 मींस 398 केल्विन। हाँ यस सर। इन स्टार्टिंग सपोज मेरे पास एंट्रोपी यहाँ ये है, इतना एंट्रोपी है। डू थिंक यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंट्रोपी वाला कर्व आना चाहिए, ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, क्या फंक्शन होना चाहिए ये, लॉगरिथम। लॉगरिथमिक। और ये है डेल्टा S1। डेल्टा S1 का फार्मूला क्या होगा वो भी लिख लेते हैं। देखो डू थिंक डेल्टा S1 शुड बी इक्वल टू, ये आइसोबारिक प्रोसेस है कि नहीं? हाँ सर, प्रेशर यस सर। हाँ सर। यस, तो मैं ऐसा लिख लूं यहाँ NCP या 1 मोल के लिए लिख लेते हैं, लेट्स से ना, सपोज ये जो पूरी कहानी हम लोग कर रहे हैं इट इज फॉर 1 मोल, तो सीधे बस मैं ऐसा लिख लूं CP ऑफ H2O लिक्विड टाइम्स ऑफ लोन 373 डिवाइडेड बाई 298, ये होगी ना, बस सिर्फ है ना NCP लोन T2/T1। यस और नो? यस सर। यस सर। सर ये आइसोबारिक कैसे होगा? अरे बेटा 1 एटमॉस्फेयर सब जगह लिखा तो है, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी है। ओके सर। अच्छा फर्दर फिर मेरे पास सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, सिर्फ मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे ही एंट्रोपी बढ़ जाता, ऑल्दो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता। क्यों बढ़ेगा ये एंट्रोपी? चेंज इन स्टेट। सो फेज चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड से वेपर बन जाता। तो सर बस फिर से बोलिए ना डेल्टा S2 का। अरे वो वेपोराइज हो जाएगा ना, लिक्विड वेपर में अगर कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा नहीं। हाँ। और इसका भी फार्मूला हम लोगों ने आज पढ़ा है कि जब कभी भी फेज चेंज होने वाला है तो डू थिंक डेल्टा H वेपोराइजेशन डिवाइड बाय 373 हो जाता। अच्छा ये तो पढ़ा था, सेम फेज चेंज होने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर जब ये वेपर बन गया, इस वेपर को फर्दर हम लोग हीट कर सकते हैं, है ना। और फिर से ये जो ग्राफ है इट विल बी लॉगरिथमिक, ये हो जाता डेल्टा S3 एंड इन दिस केस डेल्टा S3 हो जाता CP ऑफ H2O वेपर टाइम्स ऑफ लोन। डू यू थिंक ये आ जाता 398 सॉरी हाँ 398 डिवाइडेड बाई 373। थोड़ा सा लिख पाएंगे कि नहीं? एंड यू नो डेल्टा S अगर मुझे ओवरऑल फाइंड आउट करना है तो बस डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 सबको हम लोग ऐड कर दें। यस और नो? यस सर। यस। So delta S1 plus delta S2 plus delta S3, let's say. ये सब ऐसा लिखे हुआ है पूरा। सर 2 मिनट।
कितने प्रॉपर्टीज लिख लिए बेटा हम लोगों ने अभी तक एंट्रोपी के? 5। अभी और भी लिखेंगे। सर कितनी है? 10। बस एक और है, बट एक बड़ा है थोड़ा सा, है ना? जितनी इच्छा हो। ये सब लिख के हो गया? 1 हाँ मिनट। सर। Yes. नेक्स्ट में that's the 6th point is for, अच्छा इसी प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग ने एंट्रोपी पढ़ा भी है। फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, है ना? फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल which is delta S of system plus delta S of, क्या लिखा बेटा मैंने ये? Surrounding. For any spontaneous process, delta S total, which is delta S of system plus delta S of surrounding, should be positive. तो अगर मुझे पहचानना है कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है ना? अगर मुझे पहचानना है कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा एस ऑफ टोटल हम लोग समझे, है ना? डेल्टा एस ऑफ टोटल इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ये स्टेटमेंट को याद रखना है बेसिकली, है ना? सर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर से ये? अच्छा मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिखो तो सही उसको। थोड़ा ऐसा लिख के हुआ? हाँ सर। अच्छा, जैसा में एक एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर गिवन हीट ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल फॉर गिवन हीट ट्रांसफर, सपोज मेरे पास ये एक सिस्टम है, दिस मे बी सपोज आर सिस्टम at a temperature of T1 and this may be, let's say, surrounding at a temperature of T2 और यहां से लेकर यहां let's say heat transfer हुआ है Q suppose, for a given heat transfer assuming system का temperature कितना का कितना रहा है, let's say T1 का T1, surrounding का temperature let's say रहा है T2 का T2 ही, है ना? तो सर आपने सर लाइन क्यों ड्रॉ किया है रेड वाला? अरे हीट ट्रांसफर का फ्लो सराउंडिंग से सिस्टम को गया है हीट, लेट्स से, है ना? अच्छा, कैन वी से जो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम है ये हो जाता प्लस क्यू डिवाइडेड बाई T1। सिस्टम को हीट मिला है ना? उसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा। अच्छा, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, डू यू थिंक ये हो जाता माइनस क्यू डिवाइडेड बाई T2? यस सर। सराउंडिंग से हीट निकल गया है ना? अच्छा, डू यू थिंक डेल्टा एस टोटल शुड बी इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ 1 by T1 minus 1 by T2? हाँ सर।
दोनों को हम लोग ऐड करते हैं ना। क्लियर? यस सर। ओके, फर्दर देखो ये ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ। इफ T1 या T2 लिखते हैं, इफ T2 इज मोर देन T1, डेल्टा S टोटल विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, मैथमेटिकली है ना। ये गिवन हीट ट्रांसफर स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? वी ऑलवेज नो कि हीट ट्रांसफर कैन बी पॉसिबल फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हाँ सर। तो ये जो हीट ट्रांसफर है इट इज स्पॉन्टेनियस हीट ट्रांसफर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सिमिलरली सर हम लोग कैसे बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस है और एस टोटल पॉजिटिव होगा? अबे नालायक, देखना इसके लिए अगर T2 मोर देन T1 था तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव नहीं आ गया था? हाँ। डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है, मुझे ये पता भी है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को हीट ट्रांसफर स्पॉन्टेनियस होता है। यस सर। ऐसा ही if T2 is less than T1, डेल्टा एस टोटल फॉर गिवन हीट ट्रांसफर नेगेटिव है कि नहीं है? यस सर, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट जाना स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। एंड सिमिलरली लेट्स से इफ T2 इक्वल टू T1 हो जाए तब डेल्टा एस टोटल जीरो होता है। अच्छा, तब ये हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। होता है बेटा। होगा सर, होगा। इसका मतलब बस ये होता है जितना हीट सराउंडिंग सिस्टम को देगा उतना ही हीट सिस्टम सराउंडिंग को दे देता है। क्या बोलते हैं उसको? इक्विलिब्रियम is known as thermal equilibrium, है ना? इक्विलिब्रियम। So you know ये तुम लोग को याद रखना है। कि अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा एस टोटल अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और अगर डेल्टा एस टोटल अगर जीरो है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होता है। ये याद रखना है आज के लेक्चर के मेन टॉपिक है ना, जो मैंने बॉक्स में लिखा है। तो वो एंट्रोपी पढ़ने का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है क्यों पढ़ा मैंने एंट्रोपी, है ना? उसी से मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा टोटल शुड बी पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना? डेल्टा टोटल शुड बी पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हाँ, ये लिखे हुआ है इतना। Yes sir. Now लिखना as every reversible process, as every reversible process always remain in equilibrium। हमेशा कोई भी जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में रहता है कि नहीं रहता है? Every reversible process always remain in equilibrium and thus do you think इसके लिए ये जो डेल्टा एस टोटल का वैल्यू है किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो कितना आएगा? जीरो आएगा, है ना? या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ जो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम है इट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग होगा हमेशा किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। जैसा देख ही लो ना, यही हीट ट्रांसफर रिवर्सिबल हो जाता
अगर T1 इक्वल टू T2 हो जाता तो हीट ट्रांसफर के लिए इनफाइनाइट टाइम लगेगा फिर, है ना? नहीं हाँ सर। सर ने लास्ट पॉइंट क्या बोला? अरे अगर हीट टेम्परेचर में डिफरेंस है, T1 और T2 डिफरेंट होते तो हीट ट्रांसफर फाइनाइट टाइम में हो जाएगा। हाँ। इनफाइनाइट टाइम के लिए दोनों टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम ही होने चाहिए। यस सर। तो वो हमेशा रिवर्सिबल होता है या हमेशा इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग हमेशा कैलकुलेशंस के लिए समझ सकते हैं कि डेल्टा एस टोटल उसके लिए 0 होता है। यस सर। नाउ every natural process is spontaneous है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? Spontaneous. is spontaneous। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सबके सब स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो ही रहे हैं भैया ना। सो एवरी नेचुरल प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एंड thus according to second law, of thermodynamics, total entropy of universe is कांस्टेंट रह रहा है या कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है या कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है? Continuously increase हो रहा है. is universe is Continuously increasing. very good, continuously increasing। ये कुछ ऐसा समझ सकते हो, अगर सारे के सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वजह से डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है, मींस कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है उसकी वजह से टोटल एंट्रोपी बढ़ जा रहा है ना। डेल्टा एस ऑफ प्रोसेस प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग सब मिला के टोटल एंट्रोपी बढ़ जा रहा है ना। हर एक नेचुरल प्रोसेस जो भी प्रोसेस होता जा रहा है तो टोटल एंट्रोपी कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। यस सर। यही अगर मैं फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ दोनों को कंबाइन कर दूं तो कैन वी से टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कंजर्व बट इट्स एंट्रोपी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। यस सर। ऐसा बोल सकते थे कि नहीं? यस सर। हाँ सर। ठीक है, बढ़िया। इतना लिख के हुआ तुम लोगों का? यस सर। सर वो Yes, रेड sir. वाला बाकी। जल्दी से लिख डालो। यस सर। लिख लिया? गुड। नेक्स्ट में फॉर गिवन इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, एक और लिख लेते हैं, है ना। फॉर गिवन इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इन आइसोलेटेड वेसल, given intermixing of gases in isolated vessel। so let's say मेरे पास एक ये वेसल है, यहां बीच में लेट्स से अभी सेपरेटर है ना। इस सेपरेटर में इफ यू सी ऑन दिस साइड लेट्स से वी हैव नाइट्रोजन गैस
और इसी सेपरेटर में यू नो दिस साइड in this vessel we have oxygen gas. Here you can imagine यहाँ प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, यहाँ भी प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, यहाँ वॉल्यूम V1 है, यहाँ वॉल्यूम V2 है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स N1 है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स N2 है। तो ये कंफर्म है V2 divided by V1 will be nothing but N2 divided by N1. Volume will be directly proportional to number of moles. इतना लिख के और समझ के हुआ है ये? Okay. So volume directly proportional to, let's say, number of moles. So for given intermixing of gases in isolated vessel, एक साइड मेरे पास N2 गैस है, एक साइड मेरे पास O2 गैस है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स है। अच्छा, इफ यू रिमूव दिस सेपरेटर फ्रॉम हेयर, अगर मैं सेपरेटर यहां से हटा देता हूं, तो डू थिंक ये जो ऑक्सीजन गैस है वो इधर आने की कोशिश करेगा और मेरे पास जो नाइट्रोजन गैस है वो उधर जाने की कोशिश करेगा? हाँ सर, यस सर, मतलब सेम है ना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है ना, हाँ गैस सर, डिफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, नाइट्रोजन फाइनली कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा? पूरा V1 plus V2, वेरी गुड। ऑक्सीजन भी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा सब मिला के? पूरा। V1 plus V2। फाइनली टेम्परेचर कितना रहेगा? T, वेरी गुड। फाइनली प्रेशर कितना रहेगा? P। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है, प्रेशर चेंज नहीं होने वाला है, बट हर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया पहले से? यस हाँ सर। तो दोनों गैसेस के लिए मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन इमेजिन कर सकता हूं कि नहीं? हाँ सर। यस सर। सो डेल्टा S ऑफ N2, डू यू थिंक ये हो जाता N1 and R and it is ln V1 plus V2 divided by V1? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना सर। हम लोग आइसोबारिक एक्सपेंशन नहीं बोल सकते, पीवी तो आइसोबारिक सिर्फ नहीं बोल पाएगा क्योंकि जो गैस है ना, मतलब यू नो उसने वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करा ही है ना। पहले V1 था, V1 plus V2 है बेटा वॉल्यूम, हाँ है ना। अब मेरे पास जो वॉल्यूम है वो V1 plus V2 है, तो दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर पक्का डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, दोनों गैसेस का बेटा पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा ना। कांस्टेंट है। हाँ, टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, बट दोनों गैस का प्रेशर तो चेंज हो जाएगा। हाँ, समझा। अच्छा, तो ऐसा लिख पाऊंगा मैं N1R ln V2 by V1 by V1, यस and it is equal to, can we say N1R ln N1 plus N2 divided by N1? ये वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है। सेम entropy change of oxygen, it may be N2R ln V1 plus V2 divided by V1 should be N2R ln N1 plus सर N2। V2 आएगा ना? हाँ सर, डिनोमिनेटर O2 के लिए V2 आएगा ना? वेरी गुड, ये V2 आएगा। इतना लिख के हुआ है, छोड़ दो एकदम। हाँ सर। So you know delta S of mixing should be equal to, मैं N2 का एंट्रोपी राइज एंड O2 के एंट्रोपी राइज को ऐड कर दें, should be equal to यहां जाता है मेरे पास N1R and it is ln N1 plus N2 divided by N1 plus you know N2R ln N1 plus N2 divided by N2, हाँ सर। दोनों को ऐड करते हैं। अच्छा, अगर मुझे ये लिखना होता मोलर डेल्टा S मिक्सिंग, मोलर मींस टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड कर दें इसको। हाँ सर। हाँ सर।
अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मोल से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो समेशन ऑफ, या मैं पहले पूरा एक्सप्रेशन ही लिख लेता हूं, ये आ जाता n1 प्लस n2 एंड r ln n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 divided by n1 plus n2 and r ln n1 plus n2 divided by n2। हाँ मोलर के लिए मैंने नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया ना, टोटल नंबर ऑफ मोल से। हाँ सर। अच्छा, अब देखो मैं एक छोटा फार्मूला भी लिख सकता हूँ। इतना लिख के हुआ तुम लोगों का यहाँ तक? यस सर। आई होप ये जो ऊपर बॉक्सेस बनाया था ये सब तो हो ही गया होगा, है ना? हाँ ठीक है, यहाँ से देखो एक अच्छा सुंदर सा फार्मूला बन के आ रहा है कि डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग, सो यू नो मोलर डेल्टा एस मिक्स शुड बी इक्वल टू, डू यू थिंक मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, माइनस ऑफ समेशन, या माइनस आर लिख लेते हैं, चलो माइनस आर एंड समेशन ऑफ एक्स आई ln xi, where xi या x Inverse. is the mole fraction, हाँ है ना? यस हाँ यस माइनस और माइनस इसलिए लिया कि लॉगरिथम के अंदर मुझे वो क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इनवर्स लेना पड़ेगा। हाँ सर समझा। तो डू यू थिंक जैसे ये 2 गैस के लिए किया था, ऐसे 3 गैस होते तो भी कर लेते यार हम लोग, है ना? हाँ सर इजी। नाउ सिंस xi का वैल्यू इज लेस देन 1 और मोर देन 1, लेस देन लेस देन is less than 1, so do you think ये जो डेल्टा s mix है, it will be always positive or negative? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव Is always positive। बेटा ln xi नेगेटिव बन जाएगा और उसके बाद वापस negative माइनस। sign हाँ positive। सर और एक बार नेगेटिव साइन। तो डेल्टा s mix हमेशा ही पॉजिटिव है ना? हाँ सर ये आइसोलेटेड कंटेनर था, तो यहां से डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, ये आइसोलेटेड कंटेनर था, तो डेल्टा माइनस सराउंडिंग, डेल्टा एस एक्स। डू यू थिंक ये 0 होगा? अनचेंज्ड रहेगा ना सर आइसोलेटेड। भाई अगर ये आइसोलेटेड है तो सिस्टम और सराउंडिंग का कोई लेना देना ही नहीं हो रहा है भाई, ना तो हीट ट्रांसफर हो रहा, ना ही मैटर ट्रांसफर हो रहा, तो सराउंडिंग विल रिमेन अनअफेक्टेड। तो यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है क्या बेटा कि डेल्टा एस टोटल विल बी पॉजिटिव, और कैन वी से जो मिक्सिंग ऑफ गैसेस है इट विल बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यस सर। अब उसका उल्टा इमेजिन करने की कोशिश करो कि अगर एक बार सारी गैसेस मिक्स हो गए हैं, फिर अपने आप से नाइट्रोजन गैस का लेफ्ट हैंड साइड में आ जाना और ऑक्सीजन गैस का राइट हैंड साइड में चला जाना, वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। वो पक्का नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा टोटल का वैल्यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड।